ये कहानी है रंगा बिल्ला की। आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जुर्म की कहानियों से हिंदुस्तान भरा पड़ा है, एक से एक कहानियां हैं। लेकिन ये जो कहानी है वो कई मामलों में मतलब इस बोले तो इसकी एक अलग जगह है। और उसका कारण ये है कि जिस तरह से ये क्राइम हुआ, जिस छोटे छोटे बच्चे के साथ हुआ, और रंगा बिरला ने जो कुछ उसके साथ किया, वो जब भी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस वक्त भी लोगों में इस चीज को लेके बहुत गुस्सा था। तब जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, दिल्ली में मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी। जब मोरारजी देसाई ने पब्लिक का गुस्सा देखा तो पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लिया, और इंटरेस्ट लेने के बाद फिर उन्होंने पुलिस को कहा कि इसको जल्दी सॉल्व करो। तब जाकर ये केस कहीं सॉल्व हुआ और अपने अंजाम तक पहुंचा। और इसमें एक और बड़ी चीज है कि शायद ये हिंदुस्तान में कोई और ऐसा घटना याद नहीं आता, एक महात्मा गांधी के कत्ल को छोड़कर, जिसमें इतनी जल्दी फैसला हुआ, फैसला ही नहीं बल्कि इतनी जल्दी फांसी हुई। इस रंगा बिल्ला के इस मामले में भी 4 साल के अंदर सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, फिर दया याचिका, सब कुछ होके और उसे फांसी दे दिया गया। और शायद बहुत कम केसों में ऐसा हुआ। और इसकी वजह यही थी कि इस केस को लेकर लोगों के बीच में इतना गुस्सा था, जितना हम लेट करते गुस्सा उतना बढ़ता जाता। और यही वो कारण था कि जुडिशरी ने भी बहुत काम तेजी से किया और कातिलों को उसके अंजाम तक पहुंचाया। रंगा का असली नाम था कुलजीत सिंह उर्फ रंगा कुश, और दूसरा जो बिल्ला था जसबीर सिंह, हरियाणा के रहने वाले थे। जो रंगा था वो पेशे से ट्रक ड्राइवर था और बाद में टैक्सी चलाने लगा मुंबई में। और बिल्ला जो था वो छोटे मोटे क्राइम करता था, फिर मुंबई पहुंचा, फिर वहां क्रिमिनल बन गया। तो ये रंगा और बिल्ला की पहचान थी। और एक शाम नाम का कोई शख्स था मुंबई में ही, जिसने रंगा को बिल्ला से मिलाया पहली बार। और फिर इन दोनों में दोस्ती हुई। मुंबई में इन लोगों ने बच्चों को किडनैप किया, पैसे लिए। तो रंगा के टैक्सी में ही किडनैप किया जाता था बच्चों को, और फिर वसूली भी की जाती थी। और ये दोनों का अपना क्राइम कारोबार ऐसे ही चल रहा था। अब इस कहानी पर आते हैं जिसकी वजह से रंगा बिल्ला पूरे देश में जाना जाने लगा, जिसके नाम से लोग खौफ खाने लगे। लोगों को रात की वो नींद नहीं आती थी जब ये कहानी सुनते थे। ये बात है 28 अगस्त 1978 की। और 28 अगस्त 1978 को दिल्ली में शाम में, उस दिन थोड़ी सी बारिश हो रही थी, शनिवार का दिन था। और एक नेवी में कैप्टन, जो इंडियन नेवी में कैप्टन थे, जो कि धौला कुआं में जो ऑफिसर्स पैलेस है वहां पे रहते थे, मिस्टर मदन मोहन चोपड़ा, ये नेवी में कैप्टन थे और ऑफिसर्स प्लेस आर्मी कंटोनमेंट एरिया जो है वहां पर वो रहते थे। इनके 2 बच्चे थे, एक गीता चोपड़ा और दूसरा बेटा जो था वो संजय चोपड़ा। गीता चोपड़ा की उम्र लगभग 16 साढ़े 16 साल के आसपास थी 28 अगस्त 1978 को, और संजय 14 साल के आसपास का था। दोनों भाई बहन की यही उम्र थी। गीता चोपड़ा जीसस एंड मैरी कॉलेज में जस्ट एडमिशन ली थी उसी साल 1978 में। वो जीसस एंड मैरी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि संजय चोपड़ा 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, मॉडर्न स्कूल बाराखंभा रोड। गीता चोपड़ा संगीत का शौक रखती थी, गाना वाना सब गाती थी स्कूल के फंक्शन में। तो ऑल इंडिया रेडियो का एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम आता था, वो युवाओं के लिए था, नाम मुझे कुछ याद नहीं है। तो उस दिन गीता चोपड़ा की रिकॉर्डिंग थी उसमें। संसद मार्ग के पास ये ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस पड़ता था। तो ये रिकॉर्डिंग के लिए 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो गीता को पहुंचना था। तो गीता अपने भाई संजय चोपड़ा के साथ शाम करीब 6 बजे के आसपास दोहौला कुआं जो कंटोनमेंट एरिया है जहाँ पे ये रहती थी, वहां से ये बाहर निकलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानने वाले थे, तो एक
लिफ्ट मिल जाती है इसे, तो वो गाड़ी में लिफ्ट लेके गोल डाक खाना पहुंचती है। गोल डाक खाना जो है नई दिल्ली के इलाका में एक फेमस जगह है। इस गोल डाक खाना के पास में ही एक स्कूल भी है, शायद कोलंबस स्कूल, जहां से शाहरुख खान ने पढ़ाई की थी। तो गोल डाक खाना तक वो लिफ्ट लेके पहुंचती है और उसे गोल डाक खाने से ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था, दूरी ज्यादा नहीं थी। गोल डाक खाना उतर के ये दोनों भाई बहन किसी ऑटो का इंतजार करते हैं कि या फिर किसी से लिफ्ट मिल जाए तो ऑल इंडिया रेडियो तक चले जाए। तो वो लोग वहां पे खड़े थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी एक पीले कलर की फिएट कार, जिसका नंबर था HRK8930, वो गोल डाक खाने से गुजरती है। ये दोनों सड़क किनारे खड़े थे। शाम का टाइम था, करीब 6:30 का वक्त हो चुका था। तो ये जब गाड़ी गुजर रही थी तो दोनों हाथ देते हैं। तो उस गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हुए थे, ये लोग उससे लिफ्ट मांगते हैं। उस गाड़ी के अंदर रंगा और बिल्ला बैठा था। रंगा ड्राइव कर रहा था और बिल्ला साथ में बैठा था। दोनों बच्चे गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद थोड़ी दूर जाते हैं, बिल्ला जो है वो कुछ, उनको जो ये लगता है कि ये जो दोनों बच्चे हैं वो दिखने में काफी अमीर घराने के लग रहे हैं। और रंगा बिल्ला की कहानी ये थी कि उस दिन वो सड़क पर सुबह से घूम रहे थे ताकि कोई मिल जाए जिसे वो किडनैप करे, फिर उसी के घर में ले जाए, और वहां उसके पास से मिल गया सब कुछ तो ठीक है, वरना उसके घर ले जाकर उसका सब कुछ लूट लेंगे। और ये दोनों कुछ दिन पहले ही मुंबई से दिल्ली आए थे और दिल्ली में मजलिस पार्क के पास एक कमरा किराए पर लिया था। रंगा गाड़ी चुराने में बहुत माहिर था और बिल्ला नंबर प्लेट बदलने में। इन्होंने दिल्ली में आने के बाद 2 गाड़ियां चुराई, लेकिन वो उस गाड़ियों में कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से उसको उन्होंने छोड़ दिया। 28 अगस्त को उन्होंने अशोका होटल के पास से एक गाड़ी चुराई और वो पीले कलर की थी। उसके बाद उन लोगों ने उसका नंबर प्लेट चेंज कर दिया और उसी गाड़ी में वो लोग गोल मार्केट के पास से गुजर रहे थे इत्तेफाक से। गीता वहां पर खड़ी थी, उसने लिफ्ट मांगी और लिफ्ट उन लोगों ने उसे दे दिया। अब ये गाड़ी चल पड़ी, धीरे धीरे शाम, फिर अंधेरा होने लगा। अब ऑल इंडिया रेडियो की तरफ जाने के बजाय वो दूसरे तरफ चल दिए। वो गीता है वो पहले ऑल इंडिया रेडियो जा चुकी थी परफॉर्म करने के लिए, तो उसे मालूम था कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है। तो वो दोनों ने विरोध किया। तो रंगा और बिल्ला ने वहां पर तलवार उठा के और चाकू उठा के इन लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की। तो बच्चे घबरा गए, तो इन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाने के बाद इन लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करने लगे। तो गोर मार्केट के आसपास कुछ लोगों ने देखा कि एक कार जा रही है, वो बच्चे उसमें चीख रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। उन लोगों ने उस कार का पीछा किया और उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब रंगा बिल्ला को लगा कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और बच्चे भी विरोध कर रहे हैं, तो वो घबरा के गाड़ी को तेजी से निकाल लिया वहां से और वहां से भाग निकले। लेकिन ये जो 3-4 लोग जो गुजर रहे थे अलग अलग गाड़ियों में, उन लोगों ने उन दोनों की शक्ल देख ली थी और ये भी देखा था कि इसमें 2 बच्चे हैं जो चिल्ला रहे हैं अभी। उसमें से एक बंदे ने तो ये किया कि उसे कुछ गड़बड़ लगा, उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और बोला कि 2 बच्चे हैं, उसमें वो चिल्ला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और उसमें 2 लोग भी हैं जो जबरदस्ती गाड़ी को भगा के ले गए हैं। इस कलर की गाड़ी है, गाड़ी का नंबर ये है। तो उसने जो गाड़ी का नंबर लिखाया था HRP8930, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के लोग सुनने वाले थे उसने वो सुना, H को M सुना और उसने नोट कर लिया MRP8930। तो पुलिस को उसके बाद वायरलेस पे मैसेज भी दिया गया और वो गाड़ी नंबर था H और पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं M। धीरे धीरे अंधेरा भी होता जा रहा था। तो ये दोनों फिर गाड़ी का रुख मोड़ देते हैं पालम एयरपोर्ट की तरफ। उस वक्त दिल्ली में एक रिच रोड एरिया था जो आज भी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा सन्नाटा हुआ करता था। दोनों तरफ जंगल हुआ करते थे उस टाइम में। आज भी वहां पर सन्नाटा रहता है, लेकिन उस समय में बहुत ज्यादा घना मतलब सन्नाटा रहता है, बहुत ज्यादा घना जंगल। बहुत कम लोग उस सड़क का इस्तेमाल किया करते थे। उसके आसपास और भी सड़कें थे जो पालम एयरपोर्ट वगैरह इधर उधर जाती थी। उन दोनों ने रिच रोड की तरफ गाड़ी मोड़ दिया। अब गाड़ी के अंदर जब उन लोगों को डराया धमकाया कि तुम लोग कौन हो, तो उन बच्चों ने बताया कि मेरे फादर नेवी अफसर हैं।
तो रंगा को ये लगा कि ये पैसा तो इसके पास कुछ ज्यादा होगा नहीं, बहुत अमीर लोग होंगे नहीं। तो रंगा बिल्ला से कहता है कि इन दोनों को उतार देते हैं और अपने लोग चलते हैं, कुछ और ढूंढते हैं। बिल्ला जो है वो क्रिमिनल था और वो ज्यादा एग्रेसिव था। वो कहता है नहीं नहीं उतारेंगे। फिर जब कुछ और लोग देख लेते हैं, रंगा बिल्ला से कहता है कि ये नेवी अफसर का बेटा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़ में आ जाए। रंगा को डर लगता है। उन दोनों के बीच में यही बात विवाद हो रही थी, लेकिन बिल्ला बोलता है नहीं उतारेंगे। लेकिन इस दौरान बच्चे बचने के लिए उसके तलवार पे हमला करते हैं, अटैक करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह उसका तलवार छीन के वहां से बच के निकले। लेकिन बच्चे छोटे थे, नाकाम हो जाते हैं, तो उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो लोग भी इस पर हमला कर देते हैं। फिर ये लोग जब रिच रोड पहुंचते हैं तो वहां पर इन बच्चों को समझाते हैं कि तुम लोग शांत से रहो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर वो गीता से कहते हैं कि कोई फैमिली वाली गाड़ी मिलेगी, तुम हाथ देना, वो गाड़ी रुक जाएगी, हम लोग उसमें बैठ जाएंगे और तुम दोनों भाई बहन वहां से चले जाना। वो लोग भी समझते हैं कि शायद ऐसा ही होगा। एक जगह गाड़ी रोकते हैं और फिर कहते हैं कि आगे से चल के देखते हैं कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, और वो संजय को अपने साथ ले जाते हैं। तो रंगा उतरता है संजय के साथ और रंगा और बिल्ला की आंखों में कुछ इशारा होता है। रंगा करीब गाड़ी से 100-150 मीटर की दूरी पर ले जाके रंगा उस बच्चे के ऊपर पीछे से तलवार से वार करता है और वो एक ही बार करता है और उसके बाद रंगा की हिम्मत नहीं होती उसको मारने की। संजय खून से लटपट गिर पड़ता है। वो जब वापस आता है तो बिल्ला उसे पूछता है कि क्या किया, तो उसने इशारा किया कि एक। तो बिल्ला बोलता है वो एक में कुछ नहीं होगा, और वो रंगा से कृपाण लेता है और वापस जाता है और उसी तलवार से कई वार करता है संजय के ऊपर। इस दौरान में क्या हुआ था, जब रंगा संजय को लेकर 100 मीटर आगे ले जाकर उस पर हमला कर रहा था, तो बिल्ला कार में गीता के साथ जबरदस्ती उसका रेप कर रहा था चाकू के जोर पे, और उसने बाकायदा उसका बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया। उसके बाद एक बार करने के बाद जब रंगा वापस लौटता है तो बिल्ला फिर उससे वो तलवार लेता है, वापस जाता है कि क्योंकि उसे मालूम था कि उसने एक ही वार किया, वो ताबड़तोड़ फिर संजय के ऊपर वार करता है और उसकी मौत हो जाती है। जब बिल्ला जाता है तो रंगा जो वापस आता है तो वो रंगा उस बच्ची के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ बलात्कार करता है। उसके बाद जब दोनों बुरी तरह से बारी बारी से इसका रेप कर लेते हैं तो गीता पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है संजय। तो वो बोलते हैं वो दोनों की आगे हैं, चलो तुमको संजय के पास ले चलते हैं। तो वो गाड़ी से उसको उतारते हैं, उससे कपड़े उपड़े उसको पहनाते हैं। उसके बाद वो अंधेरे में, गीता आगे आगे चल रही थी और ये दोनों पीछे पीछे कर रहे थे। जैसे थोड़ा सा आगे जाती है संजय के लाश के करीब पहुंचती है, पीछे से बिल्ला ने अचानक तलवार से उसके ऊपर भी वार कर दिया और उसके बाद गीता के ऊपर भी तलवार से तमाम बार बहुत सारे वार होते हैं और उसके बाद गीता भी वहीं पर दम तोड़ देती है। इस दौरान जब रंगा गया था संजय को मारने, संजय को लेकर, और गाड़ी के अंदर बिल्ला उसका रेप कर रहा था, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसने कृपाण छीना था और कृपाण से बिल्ला के सर पे उसने अटैक किया था, जिससे बिल्ला के सर पर गहरा जख्म लगा था। तो खैर उसके बाद ये लोग गीता को भी मार देते हैं और दोनों बॉडी को उठा के सड़क के किनारे झाड़ियों में डाल देते हैं। वापस उस गाड़ी में बैठते हैं और फिर गाड़ी के अंदर बहुत सारे नंबर प्लेट थे। अब वो उस गाड़ी का नंबर प्लेट वो चेंज कर देते हैं, अब उसका नंबर कर देते हैं DH1280। इसके बाद चूंकि बिल्ला इंजर्ड हो गया था, लाश को झाड़ी में फेंकने के बाद दोनों रात करीब 11:15 बजे, मतलब समझिए कि 6:15 बजे बच्चे घर से निकले थे, 6:30 बजे गोल ढाकघाना पहुंचे थे, 6:35-40 के आसपास गाड़ी में बैठे थे और उसके बाद से ये दोनों के पास ही गाड़ी में थे वो दोनों, और लगभग 11:15 बजे रात में 10:45 को ये लोग वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसी एरिया में जो रेंज रोड से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो करीब करीब 3 घंटा गाड़ी में इन लोगों को 3 घंटे लगते हैं उस बच्चे के साथ रेप करने में, कत्ल करने में। उसके बाद इसके सर पे चोट लग गया था तो ये वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रंगा बिल्ला हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, डॉक्टर पूछता है जो क्या हुआ, तो उसने कहा कि वहाँ पे कालीबारी इलाका है, वहाँ से गुजर रहे थे, किसी चोर ने हम पर अटैक किया, हमारी घड़ी छीन ली, हम पे वार किया, उसी में हमें चोट लग गया।
खैर उसकी मलहम पट्टी सारी चीजें होती है। उसके बाद पुलिस उसको कहती है कि चलो लोकेशन बताओ कि कहाँ पर हुआ है, हमें दिखाओ। वो उसको कालीबाड़ी ले जाता है और वहां पर एक मनगढ़ंत कहानी बन के और कुछ उलझुल दिखा देता है। उसके बाद अपना एड्रेस वैड्रेस वो दिल्ली का बताता है और फिर दोनों वापस आते हैं। और फिर पुलिस जो है वो उसके सारे बयान रिकॉर्ड लिखती है। रात करीब 1:45 के आसपास पुलिस उसको जाने देती है। अब वो वहां पे 1:45 पे वहां से निकल जाते हैं। इधर ये होता है कि संजय और गीता जो घर से निकले, 7 बजे इसको ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था, 8 बजे इनका प्रोग्राम था। जब रात के 8 बजते हैं तो संजय के माँ बाप रेडियो ऑन करते हैं क्योंकि वो प्रोग्राम लाइव आ रहा था। जब वो ऑन करते हैं तो किसी और बच्ची की आवाज उन्हें सुनाई देती है। फिर वो लोग कुछ देर इंतजार करते हैं कि हो सकता है कि इसके बाद कहीं मेरी बच्ची का प्रोग्राम आएगा। इसी बीच वो उस चैनल को भी बदल बदल के चेक करते हैं कि हो सकता है कोई और चैनल हो। उसके बाद वो प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है तो उनको थोड़ी चिंता होती है। वो फिर गीता और संजय के जो पिता थे मदन मोहन चोपड़ा, वो स्कूटर उठाते हैं और अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो सीधा पहुंचते हैं, वहां पर पूछते हैं। पहले वो जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं जो ये दोनों बच्चे हैं, तो वो बोलते हैं यहाँ पर तो भाई कोई एंट्री ही नहीं है। फिर वो प्रोडक्शन जो हाउस वाले होते हैं उससे मिलते हैं। वो बोलते हैं हाँ उसका प्रोग्राम तो था लेकिन वो आई नहीं, हम लोगों ने बहुत इंतजार किया लेकिन जब वो नहीं आई तो किसी तरह दूसरे बच्चे का प्रोग्राम करा दिया। फिर पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उनके पिता परेशान होकर घर पर फोन करते हैं कि कहीं वो लोग पहुंचे तो नहीं, इस चक्कर में रात भी होगी। वो लोग भी बोलते हैं जो नहीं आए। उनके सारे रिश्तेदारों से भी पूछ लेते हैं, वो लोग बोलते हैं जो नहीं आए। फिर मजबूरी में ये लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस को बताते हैं, पुलिस रिपोर्ट लिखती है। उसके बाद पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। 28 की रात गुजर जाती है, 29 की रात गुजर जाती है। माँ बाप परेशान है, गीता संजय का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 30 अगस्त की शाम 6 बजे के करीब रिच रोड में, क्योंकि जंगल का एरिया है, वहां पर कुछ लोकल चरवाहे थे, वो अपनी गाय भैंस चराने जाते हैं। तो शाम को एक चरवाहा जो था वो अपनी भैंस को लेके उधर से गुजर रहा था, तो उस झाड़ी में उसको कुछ कपड़े दिखाई देता है। वो जब नजदीक गया तो देखा कि 2 लाशें पड़ी हुई हैं। तो उसने फौरन जो है वो बाहर निकल के वो जो नजदीकी पुलिस चौकी था वहां पर जाके उसने पुलिस वाले को बताया। तो पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद देखती है तो वहां पर सही में 2 लाशें थी, एक बच्चे की और एक बच्ची की। पुलिस वालों ने उस लाश को अपने कस्टडी में लिया और उसके बाद चूंकि मिसिंग की रिपोर्ट थी इन दोनों की, हुलिया जो दिया था वो मैच कर रहा था, कपड़े भी वही थे, तो पुलिस को लगता है कि ये वही दोनों हैं। मदन मोहन चोपड़ा जो हैं उसके बच्चे हैं। फिर मदन मोहन चोपड़ा को बुलाया जाता है। मदन मोहन शिनाख्त करते हैं ये मेरे हैं बच्चे हैं, गीता और संजय। तो पहली बार ये पता चलता है कि इन दोनों का कत्ल हो चुका है। और लाश की हालत ऐसी थी कि जो तलवार था उससे उसके ऊपर अनगिनत वार थे, बॉडी के ज्यादातर हिस्से कटे हुए थे, चीथड़े उड़े हुए थे। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि गीता के साथ रेप हुआ था। और फिर ये खबर आती है, उसके बाद मीडिया में ये बात फैलने लगती है। चूंकि एक नेवी अफसर की बच्ची थी और उसके बच्ची के साथ इस तरह की हत्या हुई थी और उसके छोटे भाई की भी हत्या हुई थी, तो तमाम लोग जो ये खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। और धीरे धीरे लोगों का ये गुस्सा बढ़ता जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है कौन दुश्मन है, क्या होता है। और पुलिस जांच कर रही है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। 28 को कत्ल होता है, वो 30 तारीख को लाश मिलती है। 1 या 2 तारीख को अचानक जब कोई हल नहीं निकल रहा था तो गीता और संजय के पिता जो हैं वो मीडिया का सहारा लेते हैं और वो अपने बच्चों की तस्वीरें देते हैं और वो बताते हैं कि पूरी कहानी कैसे वो घर से निकली थी, क्या हुआ था। 1-2 दिनों में वो तस्वीरें पूरी तरह से सर्कुलेट हो गई। फिर उस दिन जिन लोगों ने उसे देखा था, तो मतलब हुआ क्या कि इसका बहुत अच्छा असर हुआ। होता यह है कि 28 अगस्त के शाम को गोल ढाक थाने के पास जो स्कूटर वाले या फिर लोग जो गुजर रहे थे, जिन्होंने उनको देखा था और उसका पीछा किया था, जिन्होंने देखा था कि वो 2 बच्चे चिल्ला रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से एक ने पुलिस को बताया भी था, वो लोग अखबार में खबर पढ़कर वहां पर पहुंचते हैं पुलिस थाने और उसे सब कुछ बताते हैं कि हम लोगों ने उसका देखा है, उन लोगों का हुलिया भी देखा है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात हो जाती है।
उन लोगों के जरिए उसकी स्केच बनती है और अगले दिन उस स्केच को अखबार में जारी कर दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर इनाम रखा भी जाता है। लेकिन कातिल अभी भी नहीं पकड़ा गया था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। लोगों का गुस्सा, मीडिया में कवरेज लगातार हो रहा था। उन्होंने खुद इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया। पुलिस से कहा किसी भी तरह से कातिल तक जल्दी पहुंचो, उसे जल्दी पकड़ो, क्योंकि 2 छोटे मासूम बच्चों का जिस तरह से कत्ल हुआ था, रेप करके उसे तलवार से बुरी तरह से काटा गया था, ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी। हर एक जनता के लोगों के बीच में गुस्सा थी। 78 की बात है और ये 2024 चल रहा है। लगभग 24 साल उधर और 22 साल उधर, 46 साल हो गए इस बातों के। सोचो उस समय में लोगों के बीच में इतना गुस्सा, जब अभी सुन के ऐसा लग रहा है तो उस समय लोगों में कितना गुस्सा हुआ रहा होगा। खैर, पीएम जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पुलिस पर भी दबाव बनता है, वो छापे मारती है, बहुत जगह दबिश दी जाती है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है। ये 30 अगस्त को लाश मिली थी और लगभग 8 दिन और गुजर जाते हैं, 8 या 9 तारीख हो जाते हैं। हर एक राज्य के पुलिस को इसकी फोटो दी जाती है। अचानक 8 सितंबर 1978 को, मतलब इंसिडेंस के लगभग 8 दिनों के बाद, कालका मेल एक ट्रेन चलती है जो कलकत्ता से कालका तक जाती है। तो कालका मेल जो ट्रेन है आगरा में रुकती है। आगरा में जब ट्रेन रुकती है, अचानक 2 लोग एक कंपार्टमेंट में घुसते हैं और वो घुसती है और ट्रेन चलने वाली तो ट्रेन चल देती है, तो अब वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ना उतर सकते हैं, तो अब उसे उसी अपार्टमेंट में रहना था। तो इत्तेफाक से वो 2 लोग जो उस कंपार्टमेंट में घुसे थे, वो कंपार्टमेंट जो था वो मिलिट्री के लिए रिजर्व था। और कई ट्रेनों में ऐसा होता है कि बहुत सारे कुछ डब्बे होते हैं जो मिलिट्री के लिए रिजर्व होता है, जिसमें आम आदमी नहीं जा सकते हैं, उसमें सेना के जवान होते हैं। तो आर्मी वाले जब देखते हैं कि हमारे कंपार्टमेंट में ये सिविलियन कैसे आ गए, जब उन लोगों ने पूछा तो पहले वो झूठ बोलता है कि मैं भी मिलिट्री में हूँ। तो आर्मी वाले बोलते हैं आई कार्ड दिखाओ, तो आई कार्ड तो था नहीं। तो बिल्ला जो था वो बहुत गुस्से वाला था, तो दोनों आर्मी वाले के बीच और बिल्ला के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी में आर्मी वाले में एक ऐसा शख्स था जिसने अखबार देखा था और उसने फोटो देखा था और उसे ऐसा लगा कि उन दोनों से इसकी शक्ल हूबहू मिलती है। उसने अपने साथियों को बताया इस बारे में कि मुझे इस दोनों पर डाउट है कि इसकी फोटो जो है अखबार में छपी थी, हो सकता है ये वही दोनों हैं। क्योंकि संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा के बारे में और रंगा बिल्ला के बारे में भी अखबारों में पूरा सर्कुलेट हो रहा था, तो घर घर में ये खबर फैली हुई थी। तो मिलिट्री वाले जो अपने साथियों को बताते हैं तो सब मिलके उस दोनों को दबोचते हैं, कंपार्टमेंट पर रखते हैं। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है 2-2.5 घंटे के बाद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने के बाद मिलिट्री वाले उसे रेलवे पुलिस के हवाले करते हैं। रेलवे पुलिस नई दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती है जिसके पास ये केस था। फिर उसके बाद नई दिल्ली पुलिस आती है, इन दोनों को लेके जाती है, पूछताछ करते हैं। दोनों सिरे से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा हम तो 28 अगस्त को मुंबई में थे। वो अपने सच्चे झूठे प्रूफ देने लगते हैं, लेकिन पुलिस के पास 2-3 चीजें थी। एक, जब 28 अगस्त की रात को वेलिंगटन हॉस्पिटल में बिल्ला अपने जख्मी सर का इलाज करने के लिए गया था, तो फिर वहां पे डॉक्टरों ने भी उनकी शिनाख्त की थी और उसका जो रिपोर्ट एक्सरे था वो सब कुछ था, वहां पर मौजूद भी था और डॉक्टर भी इसे पहचानते थे। दूसरा, उसी दिन ये चीजें हुई थी तो ये भी था कि उसको चोट कैसे आई थी। तो पुलिस के ऊपर प्रेशर तो था ही, तो पुलिस ने थोड़ा अपने तरीके से, अपने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गए और दोनों ने कन्फेस किया और कबूला कि गीता और संजय को हमने ही मारा था, और रेप की बात भी उसने कबूली। लेकिन पुलिस के लिए ये भी था जरूरी कि अब इन सारों चीज़ों का एविडेंस कलेक्ट किया जाए। तो फिर उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं कि अशोका होटल के पास से हमने इन नंबर की गाड़ी चुराई थी। इस दौरान, इस बीच में क्या हुआ था जो मैं आपको बताना भूल गया, इनके गिरफ्तारी से पहले पुलिस चारों तरफ जब सब कुछ ढूंढ रही थी तो एक संदिग्ध कार मजलिस पार्क के पास मिली थी। गाड़ी जब पुलिस देखती है तो उस गाड़ी को चेक किया जाता है, क्योंकि कोई था नहीं तो उसके नंबर प्लेट फर्जी निकलते, फिर उसका असली नंबर प्लेट मिलता है, फिर असली नंबर के जरिए मालिक के पास पहुंचा जाता है। फिर मालिक आता है, मालिक के पास वो चाबी थी, मालिक ने चाबी से गाड़ी खोला। उस गाड़ी के अंदर थोड़े से ब्लड सैंपल्स थे, मिट्टी थी, तो वो सब सारी चीजें पुलिस ने कलेक्ट किया था।
जब ये पकड़े जाते हैं तो इनसे पूछा जाता है, तो उसने बोला कि हमने ही वो पीले कलर की कार चुराई थी और हमने यहाँ छोड़ी थी। तब पुलिस उस कार से मिले जो मट्टी के और तमाम वो सैंपल्स थे और वो बॉडी पे मिले जो थे वो सारे सैंपल्स थे, सबको मैच करवाती है और वो मैच कर जाते हैं। फिर जब ये दोनों पकड़े गए, इनके पास जो बैग था, जब वो कालका ट्रक में बैठे थे, तो इस बैग में उसके वो वाले कपड़े भी थे जिस पर खून के छींटे थे, तो वो भी मैच कर जाता है गीता के और संजय के ब्लड से। फिर गीता के हाथ और नाखून से कुछ बाल और कुछ स्किन के सैंपल्स मिले थे, वो भी मैच हो जाती है रंगा और बिल्ला से। ये सारे प्रूफ जो हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद वो अपनी कहानी बताते हैं कि वो मुंबई में थे। असल में मुंबई में उसका एक दोस्त था शाम, तो शाम पकड़ा गया। तो इन दोनों को ये डर था कि हो सकता है कि वो गाड़ी चोरी और किडनैपिंग के मामले में इन दोनों का नाम लेगा, तो इन लोग डर के मारे वहां से गाड़ी चुराई, फिर सूरत अहमदाबाद गए, वहां से गाड़ी पकड़ के फिर वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली ये पहुंचे थे करीब 24 अगस्त को। फिर किराए पर घर लेते हैं, 2 महीने का एडवांस देते हैं मजलिस पार्क एरिया में। फिर 25 तारीख को वो बिल्ला जो है वो पानीपत जाता है अपनी बहन के पास। फिर 26 को अगस्त को वो वापस आता है। फिर 26 को ये लोग 2 गाड़ियां चुराते हैं, लेकिन उस गाड़ी में प्रॉब्लम थी। फिर वो 28 को तीसरी गाड़ी चुराती हैं। फिर उसका जो प्लान था वो सब कुछ तो बता ही चुके थे। उसके बाद उसका ये था कि किसी कपल को लूटने के बाद फिर यहाँ से निकल जाना है, किसी तीसरी जगह जाना है। लेकिन इत्तेफाक से जब वो लोग उस दिन शिकार की तलाश में ढूंढ रहे थे, तो उन दोनों ने इन बच्चों को देखा। उसके कपड़े से, उसके पहनावे से, उसके बातचीत करने के तरीके से इन दोनों को लगा कि हो सकता है बहुत बड़े घर के बच्चे हो, इसको अगर किडनैप करेंगे तो अच्छा खासा माल भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद वहां से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों बच्चे जो थे वो बहुत ही बहादुरी से उससे लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे बीच बीच में। लेकिन जब पता चला कि वो नेवी के बच्चे हैं, अब तो पैसे मिलेंगे नहीं, और वो दोनों इतनी बहादुरी से उन दोनों से लड़ रहे थे, वहां से भागने की कोशिश की। उसके बाद उन पर हमला किया, उसे घायल किया। वो 14 और 16 साल के बच्चे ने जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया, और 1-2 राहगीर भी जो उधर से जा रहे थे उन लोगों ने भी इसे देख लिया था, जिसकी वजह से दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे और उसके बाद इन दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद फिर जब ये सारे सबूत, फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, तो मुकदमा शुरू होता है। क्योंकि गुस्सा बहुत था तो लोअर कोर्ट बहुत जल्दी अपना फैसला सुना के इसे फांसी की सजा दे देती है। हाई कोर्ट में मामला जाता है, हाई कोर्ट भी फौरन इस मामले पर अपना फैसला सुना के फांसी की सजा दे देती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी फौरन फैसले को बहाल रखती है। प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास मर्सी प्रोसीजर जाता है, उसे भी खारिज कर दिया जाता है। और इस तरीके से केस बहुत तेजी से चलता है। लेकिन जब अदालत में मामला जाता है तो दोनों बदल जाते हैं कि हम दोनों ने कुछ नहीं किया, हम लोग उस दिन दिल्ली में थे ही नहीं, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, हम लोग कहीं और थे। लेकिन जो प्रूफ और सबूत थे वो इन लोगों के खिलाफ थे। इसके बाद इन लोगों को 31 जनवरी 1982 को 4 साल के बाद तिहाड़ जेल में इन दोनों को सुबह सुबह फांसी दे दी जाती है। इस फांसी से पहले खास बात यह हुई, क्योंकि माहौल बहुत गर्म था, लोगों में एक अजीब गुस्सा था इस घटना को लेकर। तो वो लोग जानना चाहते थे कि रंगा बिल्ला के दिमाग में क्या चल रहा था, एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो पहली बार एक मीडिया ने कोर्ट में अपील की कि मुझे इसका इंटरव्यू करना है। पहले जेल अथॉरिटी ने तो मना कर दिया था, लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। 31 जनवरी को इन दोनों को फांसी होनी थी। 30 जनवरी 1982 को 5 अलग अलग न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट तिहाड़ जेल जाते हैं। उन्हें 1.5 घंटे का वक्त दिया जाता है, जो भी करना है उसी में करना है। जेल में चूंकि अगले दिन उसे फांसी होनी थी, तो ये लोग रंगा बिल्ला के पास पहुंचते हैं। कोर्ट ये उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इजाजत तो दे रहा हूं, लेकिन बशर्ते अगर वो दोनों इंटरव्यू देना चाहे तो ही इंटरव्यू लेंगे। रंगा जो है उसमें से इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बिल्ला इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। तो रंगा ने अपने सफाई में बोला कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गलत फांसी दी जा रही है। और बिल्ला ने तो कुछ बोलने से ही मना कर दिया। तो 31 जनवरी 1982 को जिस सुबह फांसी होनी थी, उसी सुबह दिल्ली के और दिल्ली से सटने वाले देश के तमाम अखबारों के जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने रंगा का इंटरव्यू छापा था।
उसके बाद ये खबर आई जब फांसी हो गई तो तिहाड़ जेल के ऑफिसर्स के माध्यम से कि उस फांसी के दौरान बिल्ला बहुत खामोश था, लेकिन रंगा वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था, वो विरोध कर रहा था। रंगा ने तो आराम से नहा भी लिया, फांसी से पहले नहाया जाता है 10 मिनट पहले, लेकिन रंगा नहाने के लिए भी तैयार नहीं था। हाँ, एक बात और, उसके घर वाले भी इस चीज के खिलाफ थे क्योंकि पूरे देश में गुस्सा था। उन लोगों का भी यही कहना था कि अगर इन लोगों ने ऐसा किया है तो इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, और उसके घर वाले भी उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया। उसके बाद 1981 में संजय और गीता को कीर्ति चक्र, जो बहादुरी पुरस्कार बच्चों को मिलता है, उससे नवाजा गया, क्योंकि उसने उन दोनों ने जितनी बहादुरी से उन लोगों का मुकाबला किया तो उन लोगों को कीर्ति चक्र मिला। लेकिन जो असली चीज आई वो इसके बाद आई, क्योंकि जो इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर है उसने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा कि जिस बहादुरी का परिचय, जिस हिम्मत से ये 16 साल की बच्ची और 14 साल का बच्चा अंधेरे में 2 क्रिमिनल से लड़े, दोनों के पास हथियार और जंगलों के बीच जिस बहादुरी से मुकाबला किया, और जिस तरह से संजय अपनी बहन को बचाने के लिए लगा रहा और बहन अपने भाई को बचाने के लिए लगा रहा, तो इन दोनों के नाम पे वीरता पुरस्कार होना चाहिए। उसके बाद से ही ये शुरू हुआ कि हर साल आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हाथी पे बिठाया जाता है, बहादुरी के पुरस्कार दिया जाता है, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। उनमें से 2 अवार्ड उसका नाम ही रख दिया गया, एक संजय चोपड़ा अवार्ड, एक गीता चोपड़ा अवार्ड। ये हमेशा हर साल 2 बच्चों को बहादुरी के लिए दिया जाता है। खैर, इसी के साथ हम आज की ये कहानी खत्म करते हैं। कल हम किसी नए केस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।